हेलो एंड वेलकम बैक टू द्रपर ट्यूटोरियल। हम लोग आज केमिस्ट्री को देखेंगे और केमिस्ट्री में हम लोगों ने लेसन फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था। उसमें के क्वेश्चन वगैरह भी आप लोग बनाएं और जो भी क्वेश्चन आपको फंसते हैं कमेंट्स कीजिए किसी भी वीडियो के नीचे, उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और साथ ही साथ आप अपने से भी पढ़ाई को करें। आज हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट के बारे में सिंपली जो है ना, इस चैप्टर से मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यदि इस चैप्टर को आप लोगों ने कर लिया तो आपके हाथ में 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली 8 से 10 लेक्चर्स इसमें जाएंगे। उसमें भी 7 लेक्चर्स गए थे, इसमें हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है तो 2-3 लेक्चर और बढ़ेंगे। मैक्सिमम 10 लेक्चर। 10 लेक्चर कहने का मतलब 5 घंटे। 5 घंटे की क्लासेज में आप लोग जो है पूरे एसिड, बेस एंड साल्ट को कर सकते हैं। 5 घंटे 5 नंबर के लिए नहीं दे सकते आप लोग। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री को कर रहे हैं। 8 बजे वाले शेड्यूल में हम लोगों ने मैथ को कर रहा था, तो वो भी आप लोग करें। मैथ में हम लोग अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 को देखना है हमें। ठीक है, लेसन 2 चैप्टर जो है एसिड, बेस एंड साल्ट का है और एसिड, बेस और साल्ट में पहला चैप्टर जो है हम लोग आज एसिड स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक इसमें का क्या है, एसिड है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आज पहला टॉपिक एसिड, बेस एंड साल्ट का करेंगे। पहला टॉपिक है एसिड। अब एसिड वर्ड के बारे में सुनिए थोड़ा सा। एसिड वर्ड जो है ना, लैटिन वर्ड का एसिडस या एसियर से बना है। प्राइवेट बुक पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है एसिडस से बना है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िएगा तो एसियर से बना है। दोनों ही मैंने बता दिया, आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, और दोनों का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में सावर। और सावर कहने का मतलब खट्टा, खट्टा पदार्थ। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में अगर कोई पदार्थ खट्टा पाया जा रहा है तो खट्टा पाए जाने का वजह क्या है कि उस पदार्थ में जो है एसिड की मात्रा पाई जा रही है ना। अब एसिड का डिफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था। क्लासिकल डिफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया के वे सारे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये क्लासिकल डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न डिफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट है अर्हेनियस ने क्या डिफिनेशन दिया था। उन्होंने बताया कि जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो यदि वह पदार्थ जो है अम्ल होगा तो वो जो है हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा। सिंपल सा फंडा है किसका, अम्ल का, कि अम्ल जो होगा इसका जलीय विलयन आप बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा। लेकिन कई बार ये चीजें गलत भी होती है, एक्सेप्शन हो जाता है इसका। जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एसिडिक नेचर के तो होते हैं परंतु हाइड्रोजन आयन को मुक्त नहीं करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2-3 यौगिक का नाम जो अभी हमने लिया, ये दोनों तीनों यौगिक जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, परंतु ये जो होते हैं हाइड्रोजन आयन को मुक्त नहीं करते हैं। इसी वजह से इसको एक्सेप्शन की श्रेणी में रखा गया। अब कौन कौन से पदार्थ जो है हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। पहला चीज हम लोगों ने अम्ल का परिभाषा देखा। अम्ल का डिफिनेशन एसिड का क्या बोलेंगे, तो एसिड वह यौगिक होता है जो जल में घुलकर या जो जल में आयनीकृत होकर, आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। वही हमने पहला लिखा है यहाँ पे कि यौगिक जो जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है वह क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। दूसरा मैंने लिखा H+ आयन स्टेबल नहीं होता। हाँ, ये बात भी याद रखनी है। हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, जो आयनीकृत होने के बाद हाइड्रोजन आयन पृथक होता है, वह हाइड्रोजन आयन जो होता है स्टेबल नहीं होता है। और स्टेबल नहीं होता है तो प्रकृति में पाया नहीं जाएगा स्वतंत्र रूप से। इस वजह से वह हाइड्रोजन आयन पुनः जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, डेट्स H3O+, है ना। तो उसी चीज को हमने लिखा है कि H+, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं होता है, अतः H+ मतलब हाइड्रोजन आयन H2O से अभिक्रिया करके H3O+, कहने का मतलब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा है किताब से बट नॉलेजेबल है, आपको जाननी चाहिए। एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं। पहला HCl का यदि एक्वस सॉल्यूशन, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये रासायनिक नाम हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसको कहीं कहीं स्पिरिट ऑफ साल्ट यानी नमक का लवण, नमक का अम्ल भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसी को म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है, म्यूरेटिक एसिड,
है ना। तो HCl का इतना सारा नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, स्पिरिट ऑफ साल्ट, म्यूरिएटिक एसिड, ये बहुत सारे नाम है। अम्ल, अम्ल का नमक, सॉरी नमक का अम्ल, है ना। तो ये बहुत सारे नाम है, इन सभी नाम को आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl का एक्वा सॉल्यूशन जब हम लोग लिया तो H प्लस अलग हो गया और Cl माइनस, तो यही H प्लस ना है जो हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है कहाँ से? HCl से। इसका मतलब HCl क्या है? अपना अम्ल है। आगे बढ़ेंगे इसी को। अब देखिए HCl का यूज क्या है। तो HCl जो होता है जठर रस में पाया जाता है। बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा जठर रस। सिंपल सा समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में बनता है, मनुष्य के पेट में बनता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को जब पचाएगा तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। यदि अब इसी का एसिडिटी का वजह भी यही होता है। कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाता है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अगर पेट में बढ़ जाती है तो वही एसिडिटी हो जाता है, गैस बनता है, और गैस बनने की वजह से उसको दूर करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है जो क्षारीय स्वभाव का आता है, जो क्षारीय स्वभाव का होता है। पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या दिखा यहाँ पे, क्षारीय स्वभाव का होता है, क्यों होता है आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जब साल्ट का पढ़ेंगे तो। अभी हम लोगों को बस इतना समझना है कि भोजन पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है जो मनुष्य के पेट में बनता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह क्या करता है? जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट से यूजेज जिसका क्या क्या है, तो टाइल्स क्लीनर, टाइल्स को साफ करने वाला केमिकल बनता है ना, तो वो किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है। उसी प्रकार टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट को क्लीन करने वाला होता है ना, शौचालय को सफाई करने वाला केमिकल जो होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को आप याद रखोगे, ठीक है। एक पॉइंट्स और एक्सेप्शन वाला जो मैंने आपको बोला था उसको देख लीजिए। यहाँ पे नोट में लिखा है मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम मैंने नहीं लिखा है बट बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को, और SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन ऐसे यौगिक हों जो एसिडिक नेचर के होते हैं, परंतु इनमें हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं पाया जाता है, या फिर ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते। इसका समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शुष्क बर्फ है, तो वहां पे देखना होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा है। जहां पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है वहीं पे ऑप्शन लगाना है। डन। हम लोगों ने देख लिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और शुष्क बर्फ जो होता है ना, सब्लिमेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सब्लिमेशन क्या है? 9th में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो यहाँ पे पढ़ लो यार। यहाँ पे क्या पढ़ोगे? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन किसी पदार्थ का वह गुण है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु ताप पाने के बाद पुनः वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। हालांकि पदार्थों का चेंज होने का तरीका होता है कि पदार्थ यदि ठोस है तो गर्म करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, उसके बाद वो क्या बनेगा? गैस बनेगा। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव बने हुए किसमें चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। सेम वही काम जो होता है यहाँ पे शुष्क बर्फ के साथ होता है। शुष्क बर्फ को भी जब गर्म किया जाता है तो डायरेक्ट गैस बन करके उड़ जाता है ना, और गैस बन करके उड़ जाता है। यही तो है सब्लिमेशन का प्रोसेस, है ना। चलिए अब हम लोग इतनी सारी चीजों को देख लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। नाइट्रिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे मुक्त कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रेट हो गया, तो हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर रहा है। इसका मतलब HNO3 एक अम्ल है जिसका नाम जो है नाइट्रिक एसिड, दूसरा नाम एक्वा फोर्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है, जिसको सोरे का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग क्या है? तो खाद्य एवं विस्फोटक पदार्थों के बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है? तो धातु के निष्कर्षण में। धातु का निष्कर्षण कहने का मतलब ये नया पॉइंट कहां से आ गया? धातु की शुद्ध करने की प्रक्रिया। हम लोग जो धातु देखते हैं, लोहा देखते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं, जिस फॉर्म में देखते हैं उस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। वो जो होता है कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में पाया जाता है, परंतु उसको निष्कर्षित करके शुद्ध करके हम लोग नॉर्मल स्टेट में लाते हैं, और वही शुद्ध करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाता है। ये पढ़ना भी है इसके आगे वाले चैप्टर में। धातु का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण एग्जाम में आते भी हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इतने सारे पॉइंट्स कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मिटा देना इसको। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखिए।
सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एसिड अगर कहा जाए ना तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ये कर लेते हैं। उसके बाद अभी आज हम बस एसिड के प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल से हम लोग एसिड का आज फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कल हम एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे आप तो फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हमने आज डील किया। किसी भी क्लास का, किसी भी चैप्टर का पहला क्लास कीजिए जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ जो बुक से काफी अलग है। जैसे बुक में है कि अर्हेनियस का एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है हम, बट ये नहीं है कि कौन कौन नहीं करता है, ये पॉइंट आपको बुक में नहीं है। ये पॉइंट 9th में है, ये भी 9th में है, पर हमको यहाँ पे कवर किया क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट्स इज H2SO4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा भी कहा जाता है इसको। तो ये तो पता ही आप लोगों को, नया बात तो कोई है नहीं। इसका और नाम होता है, और नाम देखिए क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रोन। हिंदी में कोशिका का तेल कहते हैं इसको, कोशिका का तेल। और इसका नाम है गंधकाम्ल, कहीं कहीं लिखा होता है। तो गंधकाम्ल तो इसी का हमको लगता है उदाहरण हिंदी हो गया। सल्फर मतलब गंधक, एसिड मतलब अम्ल, तो गंधकाम्ल भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोस्ट यूज्ड एसिड। मोस्ट यूज्ड एसिड, बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला अगर कोई अम्ल है तो वो अम्ल है यही आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का 3-4 नाम हम लोगों ने लिखा, तीनों चारों नाम को आपको याद रखना। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा, हमें नहीं पता है कहाँ से पूछेगा, बट ये पता है कि इसी में से पूछेगा, ठीक है। अब देखिए H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो यह H2SO4 जो होगा हाइड्रोजन आयन और प्लस SO4-2, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोजन आयन मुक्त कर दिया, इसका मतलब H2SO4 जो है क्या है, एसिड है ना। अब हम लोग H2SO4 के बारे में की पॉइंट्स देखते हैं, छोटा छोटा पॉइंट जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यूजेज बनता कैसे, तो H2SO4 का यूजेज क्या है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि मोटर गाड़ी में जो बैटरी लगते हैं उसमें बैटरी अम्ल के रूप में जो है H2SO4 का यूज किया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि बैटरी अम्ल क्या है, तो H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज बैटरी एसिड बिकॉज इट इज यूज इन मोटर व्हीकल्स बैटरी, ठीक है। H2SO4 एक जो है बैटरी अम्ल है क्योंकि इसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों के, मोटर वाहनों के बैटरी में किया जाता है, ठीक है। H2SO4 का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में। और H2SO4 का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, ठीक है। H2SO4 जो है ना, शुक्र ग्रह का नाम तो हम लोगों ने सुना है ना, प्लैनेट शुक्र ग्रह जिसको वीनस कहा जाता है, वीनस का एटमॉस्फेयर जो होता है ना H2SO4 के उजले तथा पीले अवक्षेप से मतलब पीले बादलों से घिरा हुआ है। तो एक नोट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है, तो इसको याद रखना। क्या याद रखना है कि शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले तथा श्वेत बादलों से घिरा हुआ है। तो H2SO4 के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब आते हैं एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज विद्युत अपघट। एक टॉपिक पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में विद्युत अपघट कहा जाता है, विद्युत अपघट। समझना है, पॉइंट्स है एकदम, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से देखिए कितना बनेगा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो जब किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाया जाता है और वह जलीय विलयन यदि अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह करता है तो वह पदार्थ का जलीय विलयन जो है होता है इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है, या उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है।
अब जैसे दुनिया में जितने भी अम्ल, क्षार और लवण पाए जाते हैं ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसका मतलब अम्ल, क्षार और लवण का जो है आप इस एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा तो वह इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वे जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट होंगे। समझ में आ रहा है ना चीज। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ का जलीय विलयन यदि विद्युत धारा का प्रवाह करता है तो वह पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। नोट में लिखेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि इसके द्वारा विद्युत धारा, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अल्कोहल, ग्लूकोज तथा यूरिया, ये तीन ऐसे सब्सटेंस है ना जिनका जलीय विलयन यदि आप बनाते हो तो ये विद्युत धारा का संचालन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो दुनिया में जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन करेंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, दैट इज विद्युत अपघट्य। जो संचालन नहीं करेंगे वो जो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, अब यहां पे समझना है हमें, हमने क्या बोला कि एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड पॉइंट है यहां पे, एसिड कोमा बेस एंड साल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अम्ल, भस्म तथा लवण जो है विद्युत अपघट्य होता है क्योंकि इसके जलीय विलयन जो होते हैं विद्युत धारा का संचालन करते हैं। जब विद्युत धारा का संचालन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो विद्युत धारा का संचालन करेंगे। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं तो उन सभी पदार्थ को आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। उन पदार्थों के नाम मैं ले रहा हूं, देखिए यहाँ पे, यूरिया, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये वही तीन पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं और विद्युत धारा का संचालन जब नहीं करेंगे तो ये पदार्थ जो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। उसका नाम क्या क्या है, पहला तो है आपका एल्कोहल, दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या बताए थे, C6H12O6। और तीसरा जो है यूरिया, यूरिया का अदर नेम कार्बामाइड, और कार्बामाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 और इधर भी NH2। ठीक है, ये यूरिया का नाम हो गया। ये तीन ऐसे पदार्थ हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए पूछने के पीछे रीजन क्या है, हम लोग जानते हैं कि पानी में विद्युत धारा का संचालन होता है। पानी में विद्युत धारा का संचालन होगा तो इसलिए पूछा जाता है कि ग्लूकोज का जलीय विलयन क्या होगा, बताइए विद्युत का संचालन करेगा कि नहीं करेगा। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे करेगा, परंतु हम जब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे तो वहां पे जो हम कहेंगे कि नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके आयन, अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रिक करंट पास किससे होता है, चार्ज से। चार्ज फिजिक्स में, उसी को केमिस्ट्री में आयन कहा जाता है। जब अपने आयन को ही नहीं तोड़ेंगे, हम लोग अभी अम्ल पढ़े तो अम्ल के बारे में क्या पढ़े, हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है, तो हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा, क्लोरीन आयन को मुक्त कर देगा। अगर HCl का एग्जाम्पल लेते हो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव अगर मुक्त कर दे रहा है तब तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। परंतु अब यहाँ पे जब आप भस्म पढ़ेंगे तो भस्म जो होता है OH माइनस आयन को मुक्त करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करता है, तो वो भी जो होता है एग्जाम्पल हो जाता है। लवण भी ऐसे ही होता है, अम्ल तथा भस्म का रिएक्शन कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है, तो ये भी कर देता है। परंतु ग्लूकोज जो है इसके आयन नहीं टूट पाते हैं, नहीं बिखरते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। इसी वजह से ग्लूकोज, एल्कोहल और यूरिया जो होते हैं विद्युत धारा का संचालन अपने जलीय विलयन में नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया एल्कोहल का, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे, यूरिया का दूसरा नाम कार्बोमाइड, कार्बोमाइड का केमिकल फॉर्मूला ये। यूरिया के बारे में एक नोट बताऊंगा पिछले क्लास में, याद है कि नहीं याद है तो अभी सुन लीजिए कि यूरिया जो है प्रथम मानव निर्मित तत्व है कृत्रिम तरीके से, जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहली बार बनाया था। और किसने बनाया था, वुहलर ने बनाया था। वुहलर साइंटिस्ट केमिस्ट था, उसी ने बनाया था क्या, यूरिया को। कहाँ पे, प्रयोगशाला में। कब, सबसे पहली बार। ठीक है, इतना चीज आप क्लियर रखोगे। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहला गुण है, पहला गुण तो सबसे पहला है कि इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है।
स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, दूसरा गुण पढ़ेंगे अभी हम लोग, जलीय विलयन। जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, है ना, दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण, इसका पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। अब पीएच वैल्यू कहाँ से आ गया और 7 से कम होगा कहाँ से आ गया? पीएच का मतलब समझिए, ये हो गया पी, ये हो गया एच। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? पावर ऑफ एच एटम। एच मतलब हाइड्रोजन एटम। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति या उसकी मात्रा को ही, उसकी शक्ति को ही पीएच कहा जाता है। पीएच एक स्केल होता है जिसकी वजह से किसी पदार्थ को मापा जाता है कि वह पदार्थ जो होगा अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन हो। जब हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। मैनमेड इंडिकेटर में आता है पीएच। पीएच का मान क्या हो गया? पीएच मान लेते हैं अगर ये कोई स्केल है, ये कोई क्या हो गया? अपना स्केल हो गया। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और ये बीच में 7 और यहाँ से 14 तक। कहने का मतलब 7 पे जो पदार्थ होगा वह उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब न तो वो अम्ल होगा न ही भस्म होगा, ठीक है। 7 से कम और 0 तक, 0 से लेकर के 7 तक जितने भी कंपाउंड्स का पीएच मान आता है वो सब एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 से 14 के बीच में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो बेस होते हैं। तो ये बात आप लोग को अभी समझना, आगे हमें जब सूचक पढ़ाएंगे ना आपको इंडिकेटर, तो वहां पे और बताएंगे। इतना समझना है कि 7 से कम किसका पीएच मान? तो अम्ल का। इसी वजह से ये एक गुण हो गया कि पीएच वैल्यू 7 से कम हो गया, किसका? एसिड का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 7 किसका होता है? उदासीन होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे तो करेंगे जब पीएच स्केल। अभी मैंने अम्ल पढ़ा है बट समझाया हूं तो बता दे रहा हूं। और 7 से 14 के बीच किसका होता है? 20 का होता है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू समझ में आ गया। अब आगे आते हैं हम लोग। पीएच वैल्यू 7 से कम होगा किसका? एसिड का। और पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। अगला पॉइंट होगा, एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कैसे होते हैं इसका व्याख्या अभी पिछले हम लोग किए थे ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूर्ण रूप से पढ़े कि एसिड का जब जलीय विलयन बनाया जाता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है। तो देखा जाता है कि सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। इसका मतलब जिस जलीय विलयन से, किसी पदार्थ के जलीय विलयन से यदि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो वह पदार्थ क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी एक बात कह सकते हैं कि एसिड का जलीय विलयन, एसिड का जलीय विलयन, एसिड का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। विद्युत का संचालन करता है ना। अब देखिए, बात ये लिखिए या ये लिखिए, बात दोनों सेम है, लेकिन एग्जाम में लिखो ना तो आप दोनों पॉइंट को लिखो। क्यों? कॉपी भरना है भाई, तो कॉपी भरने के लिए एक ही पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। एसिड का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है, और इसी को तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगला टॉपिक आता है, अगला इसका गुण होता है कि एक होता है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लिए। लिटमस पेपर एक प्रकार का पौधा है, पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसको कार्ड के रूप में बनाया जाता है, वही लिटमस पेपर हो जाता है। लिटमस पेपर के बारे में, तो लिटमस पेपर का उपयोग जो है सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। यहाँ पे उससे पहचाना जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय स्वभाव का होगा, कौन सा पदार्थ क्षारीय स्वभाव का होगा। कैसे? तो यदि किसी पदार्थ को, ठीक है, यदि किसी पदार्थ को अम्लीय लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो वह पदार्थ जो है, लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए, नीले रंग का। नीले लिटमस कलर के पेपर पर, लिटमस पेपर पे जब किसी पदार्थ को डाला जाता है, लिटमस पेपर का रंग नीले रंग से रेड रंग में हो जाता है, तब आप ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ हमने डाला है वो पदार्थ एसिडिक नेचर का है, अम्लीय स्वभाव का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। तो अम्ल का यह गुण हो गया कि अम्ल जो है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एक और सूचक आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के भी कलर को अम्ल जो होता है रेड कलर में चेंज कर देता है। कैसे करता है इसको देखिए, जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे वहां पे। तो एसिड मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज कर देता है। तो ये भी क्या हो गया? अम्ल का एक
गुण हो गया। ऐसे बहुत सारे अम्ल के गुण हैं, मेन अम्ल के गुण को हम लोगों ने देख लिया। एक चीज आपको बताए थे एंटा एसिड के बारे में, एंटा एसिड बताए थे ना। एंटा एसिड क्या होता है? मनुष्य के पेट में जठररस में क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है? भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में मदद करेगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब हमारे पेट में अधिक हो जाएगी तो वो उसी को कहा जाता है एसिडिटी का शिकार हो जाता है, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। और एसिडिटी को दूर करने के लिए, अम्ल को कम करना है ना, तो वहां पे क्षार का यूज करेंगे आप। तो अम्ल को कम करने के लिए क्षार को यूज करते हैं, जिसको एंटा एसिड कहा जाता है। और एंटा एसिड जो होता है क्षारीय स्वभाव का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड क्षारीय स्वभाव का होता है। इसको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटा एसिड क्या है। एसिड देख करके अम्लीय मारिएगा, गलत कर बैठिएगा, लेकिन जैसे ही एसिड देख करके क्षारीय मारिएगा, एंटा एसिड देख करके वहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अम्ल को कम करना है, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करना है, अरे भाई पेट में अम्ल जो बढ़ा है उसको कम करना है, मतलब नियत लाना है। नियत मतलब न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करना है तो वहां पे क्षार दीजिए। क्षार जब डालेंगे तो वो एंटा एसिड होगा। एंटा एसिड किस स्वभाव का होता है? क्षारीय स्वभाव का होता है। तो इतना सारा एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम लोग, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले अभी हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, दैट इज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के बारे में हमें पढ़ना है। एक्वा रेजिया देखते हैं क्या है। ठीक है, एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। एक्वा रेजिया का रेशियो पूछता है एग्जाम में, उनके अणुओं का अनुपात क्या होता है। क्यों एक्वा रेजिया, इसका अम्लराज हिंदी में इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, नोबेल मेटल क्या होते हैं, सबका जवाब अभी देता हूं इसी वीडियो में। बस वेट ए मोमेंट। रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, see this, look at the board, that is aqua regia, also known as अम्लराज। अम्लराज, दूसरा नाम इसका रॉयल वाटर, और एक नाम होता है इसका नाइट्रो हाइड्रो क्लोरिक एसिड। अब देखिए, हम लोगों ने इसका नाम देख लिया क्या चीज है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला देखा है नहीं। केमिकल फॉर्मूला देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है 3HCl प्लस HNO3। 3HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड। आप ये कह सकते हैं ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अगर रेशियो पूछा जाए ना, रेशियो क्या होना चाहिए, तो रेशियो जो होना चाहिए 3:1। यहाँ पे कितने परमाणु? 3। यहाँ पे कितने परमाणु? 1। तो यहाँ पे जो होगा 3HCl का 3HCl प्लस HNO3 डेट इज एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मीन्स रॉयल वाटर, रॉयल मतलब मीन्स नाइट्रो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी को रेशियो जो है 3:1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसको एक्वा रेजियो क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन उठता है ना दिमाग में, अम्लराज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दुनिया के सभी मेटल, यहां तक कि उत्कृष्ट धातुएं भी हैं। उत्कृष्ट धातु कौन कौन से? नोबल मेटल को ये घुला देता है। नोबल मेटल जो होते हैं, नोबल मेटल है कौन कौन? तो गोल्ड है अपना, प्लेटिनम है, इन सबको यह क्या कर देता है? घुला देता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है एक्वा रेजिया को नोबेल मेटल को घुला देता है एक्वा रेजिया। इस वजह से एक्वा रेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए यह कंपाउंड जो है, यह यौगिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आज के क्लास में हम लोगों ने एक्वा रेजिया के बारे में फुल्ली पढ़ लिया। इससे पढ़ा एसिड पढ़े, एसिड का फिजिकल गुण पढ़े, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया है। एक और चीज बच रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकारी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बाबू CH3COOH
होता है, और यह CH3COOH जो होता है यदि 6 to 8% हो जाए, 6 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर दैट मीन्स सिरका। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि 6 से 8% जो होता है एसिटिक एसिड में सिरका पाया जाता है। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला जो होता है CH3COOH होता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है हमने एसिटिक एसिड का नाम क्यों लिया, दुनिया में बहुत सारे एसिड है। रीजन है, एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन यह एसिटिक एसिड जो है इलेक्ट्रिक करंट को सबसे कम मात्रा में पास करता है। अगर कहा जाए कि दुनिया के वैसा कौन सा एसिड है जो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे कम पास करता है, मतलब विद्युत धारा का सबसे कम संचालन करता है, तो वो क्या होगा आपका एसिड। तो ये जो होगा इलेक्ट्रिक करंट आई को सबसे कम पास आउट करता है। इसको याद रखना है, नोट में लिखना है, नोट्स बनाएंगे तो ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा इतनी सारी चीजें। कल के क्लासेस में इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बड़े पूछे जाते हैं उससे। उसके बाद हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर लवण, फिर 2-3 इंपॉर्टेंट लवण का यूज बनाने का तरीका, फिर चैप्टर एंड, दैट्स ऑल। ओके, क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट हैं, में सब करना है। क्वेश्चन आपको फंसते हैं आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। हो सके तो आप जो है अलग अलग बुक से क्वेश्चन को बनाइए पहले चैप्टर के, क्योंकि पहले चैप्टर तो खत्म हो गया। क्वेश्चन जितना फंस रहा है क्वेश्चन को व्हाट्सएप करना है, या ज़्यादा बताने वाला होगा तो मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, समझ में आए तो सही, नहीं तो उसके लिए वीडियो सेशन तो अपना है ही, वीडियो सेशन में उसको कंप्लीट कर डालेंगे, है ना। भाई लोगों का इलाका है तो इसमें सोचना क्या है, फटाफट क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनता है फोटो क्लिक करो, व्हाट्सएप पे भेजो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। दैट्स मीन मिनिमम 1 घंटे, ठीक है, रात को छोड़ करके, क्योंकि रात में तो आदमी सोता है ना, तो 1 घंटे क्या, मैं तो 6-6 घंटे तक सो जाता हूँ, तो ऐसे ही नहीं करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है सब। मैथ का वीडियोज भी शाम को 8 बजे मिलता ही आप लोगों को, उसको भी करना है भाई, सब कर डालो। अब हमें देखना है, जब तक लॉकडाउन है ना पूरा पढ़ाई कर लो, जितना पढ़ लोगे ना उतना तुम्हारा, जितना मैं पढ़ा दिया उतना भी तुम्हारा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।